बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे अल्लाह। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ HSSE 2 second year Federal Board and I am here to explain you in simple words. ये चैप्टर्स उर्दू में भी हैं और इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको समझने में किस तरह आसानी है। Today's contents are, this is the start of chapter, so starting from properties of charge and Coulomb's law. First of all, we have to understand about the word electrostatics. It is basically the branch of physics, but here we first of all have to understand the meaning of this word. So electrostatics is basically a combination of two words, electro and statics. Electro means charge like electron and static means at rest, रुका हुआ. So complete definition is the branch of physics that deals with the electric effects of static charges is called electrostatics. Means हमने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ स्टैटिक इफेक्ट्स, रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ना है। वो कौन कौन से इफेक्ट्स शो करता है अपनी सराउंडिंग्स पर, अपने इर्द गिर्द वाली चीज़ों पर, उनके बारे में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। After understanding about electrostatics, the first definition is about charge. हमेशा जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, आपसे पहली चीज़ जो पूछी जाएगी कि चार्ज क्या होता है। So the definition is electric charge is the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. अब ये electromagnetic field क्या है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। There are two types of electric charge. दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। नॉर्मली हम क्लास 9 से 7 से पढ़ते आ रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस यानी कि प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका ये मतलब होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन्स हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज है। नॉर्मली हम इनको माइनस और प्लस के साथ लिखते भी हैं। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी अगर मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को एक साथ रख दूं तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे से, दूर जाएंगे क्योंकि उन दोनों की नेचर सेम है। और अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को एक साथ रख दूं तो वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे बिकॉज दे हैव ऑपोजिट नेचर। देन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है एक एटम, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कैसे न्यूट्रल है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। सो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल बन जाता है। इन SI यूनिट चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स। इसका यूनिट है हमेशा SI यूनिट कूलम्स है। The charge carried by an elementary particle is written as E, small e, and its magnitude is 1e. यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वैल्यू फिक्स है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? मीन्स इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पार्टिकल्स या डिस्क्रीट पैकेट्स। ये अलग अलग इंडिविजुअल हैसियत रखता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? Q इज इक्वल्स टू NE। N नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल e अगेन ऊपर पढ़ा है हमने चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे Q फाइंड आउट करके दो, आपको चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो आपको हम स्पेसिफिक नंबर बता दें 300 तो टोटल चार्ज हम मालूम कर सकते हैं।
देयर आर सम डेफिनेशंस जिनको हमें पहले देख लेना चाहिए, अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए. सो पॉइंट चार्ज, these charges whose size is very small as compared to distance between them. यानी कि दो चार्जेस हैं, उनके दरम्यान में डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन उनका साइज बहुत छोटा है, उनका मैग्नीट्यूड कम है. टेस्ट चार्ज, इट इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज whose electric field is negligibly weak. टेस्ट चार्ज नॉर्मली कोई भी चार्ज उसकी फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए रखा जाता है, इसीलिए हमेशा हम इसको स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ताकि अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज की फील्ड में रखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे, और अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में रखते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन नज़र आएगी. इलेक्ट्रिक फोर्स, द फोर्स दैट होल्ड्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस that make up atoms or molecule is called electric force. Again, वो फोर्स जो चार्जेस के दरम्यान मौजूद है, सो नेगेटिव और पॉजिटिव को होल्ड करती है, उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाएगा. Coulomb's law. Statement of Coulomb's law. The magnitude of the electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अब यहाँ पर आपको दो चार्जेस नज़र आ रहे हैं, एक है Q1, एक है Q2. इस वक्त दोनों पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है दोनों लाइक चार्जेस हैं. अगर लाइक चार्जेस हैं तो इसके ऊपर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्लाई करें, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. दोनों रिपल्सिव फोर्सेस आपको नज़र आ रही हैं. सो यहाँ पर जो फोर्स नज़र आ रही है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. ऑपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं, तब भी सेम लॉ अप्लाई होगा. क्या लॉ अप्लाई होगा कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड और उसके प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के दरमियान में जितना डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. खाली डिस्टेंस के भी नहीं बल्कि उसके स्क्वायर के. इस तरह के लॉज को इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये डेरिवेशन कहलाती है. फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². Combining 1 and 2, force is directly proportional to Q1 Q2 upon r². जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आएगा उसको रिमूव करेंगे तो वहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा K. इस K का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन चार्जेस. अब दो चार्जेस के दरमियान में कौन सा मीडियम हो सकता है? वैक्यूम भी हो सकता है और कोई और मीडियम भी, जैसे एयर है, ऑयल है, कोई भी मीडियम हो सकता है, वो मौजूद है यहाँ पर. सो फॉर्मूला ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम. K is equals to 1/4 pi epsilon naught, where epsilon is known as permittivity of free space. It has constant value 8.85 exponent minus 12 coulomb square per Newton meter square. ये permittivity of free space क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? It represents the capability of vacuum to permit electric lines of forces. यानी कि जो दो चार्जेस हैं वो दोनों चार्जेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, वो कितना परमिट करता है वैक्यूम, उस चीज़ को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाएगा. सो अब हमें तो K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो K द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू लगाएं 3.14 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू लगा दें 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12. सो K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है 9 एक्सपोनेंट 9. बहुत बड़ी वैल्यू है ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. Coulomb's law in material medium. This gives the force between two charges when there is air or vacuum between them.
It is observed that when an insulator that is dielectric is placed between the charges, it reduces the force. ये बात ऑफ कोर्स समझ आने वाली है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में कोई भी मौजूद नहीं है मीडियम, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बेटर लगाएंगे, बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। और अगर हम उसके दरमियान में एक बारीक सा कोई भी मीडियम, जिसको वो इंसुलेटर या यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, हम उसको इंट्रोड्यूस कर दें, चाहे हम एयर को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हों, तो वो जो फोर्स पहले लग रही थी, अब जो फोर्स लगेगी उन दो चार्जेस के दरमियान में, वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अब कोई मीडियम मौजूद है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? सो एफ मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ एप्सिलन लगा हुआ है, इसके साथ नॉट नहीं है। नॉट मीन्स छोटा सा जो जीरो नीचे लगा हुआ था सबस्क्रिप्ट में, अब ये खाली एप्सिलन है। इसका मतलब है ये किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस एप्सिलन का नाम है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऊपर हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, एयर और वैक्यूम अगर मौजूद हो दो चार्जेस के दरमियान में, सो ये एप्सिलन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर। यानी कि अगर वैक्यूम होगा तो एप्सिलन नॉट भी है, अगर मटेरियल मीडियम वैक्यूम के अलावा कोई और है तो एप्सिलन आर भी है। सो एप्सिलन आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिंपल वर्ड्स में इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, एप्सिलन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, 1 से हमेशा ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी। अब आप एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर की वैल्यू को पुट कर दीजिए, सो इक्वेशन नंबर 5 ये बन जाती है। अब हम बेसिकली रिलेशन निकालना चाह रहे हैं कि वो जो फोर्स ऑफ मीडियम है या किसी मीडियम के साथ जो फोर्स आपके पास मौजूद है, वो और वो फोर्स जो पहले वैक्यूम में थी, उन दोनों में कितना फ़र्क है। For relation between F medium and F vacuum, F medium means force when there is any material medium present between them, or F vacuum is the force in which no medium or vacuum is present between two charges. So F medium is equals to 1 upon epsilon r F vacuum. अब ये F vacuum कहाँ से आ रहा है कि अगर हम पिछली स्लाइड पर देखेंगे, पूरा जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है उसमें सिर्फ ये 1 अपॉन एप्सिलॉन आर ही एक्स्ट्रा है, बाकी पूरा एफ वैक्यूम का फॉर्मूला है। सो अगर आप यहाँ देखो, इस एफ वैक्यूम को और एफ मीडियम के दरमियान में रिलेशन क्या बनता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इसका ये मतलब होगा कि जहाँ पर भी मटीरियल मीडियम आएगा किसी भी दो चार्जेस के दरमियान में, वहाँ पर फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। सो हमें इस वैक्यूम से, इस एक्सप्रेशन से ये चीज़ नज़र आ रही है कि एफ वैक्यूम ग्रेटर है एफ मीडियम से। ओके, अब यहाँ तक ये बात हो गई। अब आती है नेक्स्ट चीज़, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सो हम इसकी वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे। देयर आर टू वर्ड्स F12 एंड F21। ये जो दो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, इन दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए साइड का बॉक्स मैंने दिया हुआ है। So F21 is the force exerted by the charge Q2 on Q1। जो पहला लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट, वो वाला चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। F12 is the force exerted by the charge Q1 on Q2। Q1 पहला वाला दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, so F12। F21 मीन्स दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। So F12 is equals to K Q1 Q2 upon R square R21 hat। ये जो हैट वाला फैक्टर है, इसको हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर क्यों लगाया जाता है? ताकि हमें पोजीशन ऑफ दैट वेक्टर के बारे में आइडिया मिलता है। F21 is equals to K Q1 Q2 upon R square into R hat 12। अच्छा, अब आप यहाँ देखेंगे, सिंस R21 इज इक्वल्स टू माइनस R12, ये जो दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्यों ऐसा है? ये बिल्कुल वही चीज़ स्टार्ट में देखेंगे कि दो चार्जेस थे, दोनों चार्जेस सेम चार्जेस थे, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे थे। जब वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, सो यहाँ पर जो दोनों के यूनिट वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा। वो डिस्टेंस जो फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज के दरमियान में है
और वो डिस्टेंस जो सेकेंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज के दरमियान है वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। ओके, सो यहाँ पर हम क्या चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं इस डिस्टेंस की वजह से कि F21 इज इक्वल्स टू माइनस F12, और ये जो माइनस साइन है ये हमें क्या चीज़ बता रहा है, ये हमें बेसिकली बता रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था, दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर एक ने एक्शन किया यानी कि चार्ज Q1 एक्शन लगा रहा है तो चार्ज Q2 रिएक्शन दे रहा होगा। सिमिलरली अगर चार्ज Q2 एक्शन कर रहा है तो Q1 रिएक्शन देगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आंसर मी इन कमेंट्स बिलो। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब to this channel for the upcoming topics. Inshallah, whole book will be covered.